Your attention please. निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाज का धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर के रूप में वर्गीकरण किया है? तो दोस्तों ये ऑगस्ट कॉम्टे ने किया है। समाज के परिप्रेक्ष्य में 3 स्तरों का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ये ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रतिपादित किया है 3 स्तरों का नियम। ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा 3 स्तरों का नियम कब प्रतिपादित किया गया? दोस्तों 1822 ईस्वी में 3 स्तरों का नियम प्रतिपादित किया गया। 3 स्तरों के नियम का सर्वप्रथम विकास निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया? ये दोस्तों टरगोट सेंट साइमन के द्वारा। दुर्खिम द्वारा 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसी एक समाजशास्त्री कारक मानकर किया गया। समूह स्वभाव। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के किस विकास के अध्ययन पर किया जा सकता है? तो दोस्तों बौद्धिक विकास के अध्ययन पर। कॉम्टे के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास के कितने स्तर हैं? दोस्तों 3। कॉम्टे के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास स्तर का क्रमशः है धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक स्तर पर। दोस्तों जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद को कॉम्टे ने निम्नलिखित में से किसमें समाहित किया है? तो दोस्तों धार्मिक स्तर पर। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार धार्मिक स्तर का संशोधित रूप है तात्विक स्तर। दोस्तों कॉम्टे के अनुसार वास्तविक सामाजिक पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किस अवस्था में संभव है? तो दोस्तों वैज्ञानिक अवस्था में संभव है। कॉम्टे की सामाजिक गत्यात्मकता का प्रमुख आधार मानव विकास का 3 स्तरों का नियम ही है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो दोस्तों थियोडोर एबल का है। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता का विचार निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों इमानुएल दुर्खिम ने किया है। इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक एकता को निम्नलिखित में किस आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है? दोस्तों कानून की श्रेणी में विभक्त किया है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कानूनों की प्रधानता होती है? तो दोस्तों दमनकारी कानूनों की प्रधानता होती है। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाजों में पाई जाती है? तो दोस्तों पिछड़े हुए समाजों में पाई जाती है। यांत्रिक एकता वाले समाज का मूलभूत अवयव है तो यह है दोस्तों सामूहिक चेतना। निम्नलिखित में से कौन सा सावयवी एकता से संबंधित है? तो ये दोस्तों क्षतिपूरक कानून जो है वो सावयविक एकता से संबंधित होता है। सावयविक एकता में संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित होते हैं? तो दोस्तों श्रम विभाजन द्वारा स्थापित होते हैं। सावयविक एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन की संख्या होती है तो ये दोस्तों अनिश्चित संख्या होती है। समाज का आतंकवादी और औद्योगिक रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? तो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने आतंकवादी और औद्योगिक रूप में वर्गीकरण किया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान के बीच विभेद का प्रवर्तक बना? तो दोस्तों विल्हेम डिल्थी थे। निम्नलिखित में से किसने औपचारिक अकादमिक समाजशास्त्र की स्थापना की? तो दोस्तों इमानुएल दुर्खिम ने औपचारिक अकादमिक समाजशास्त्र की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विधिपरक अप्रत्यक्षवाद को प्रस्तुत किया? तो दोस्तों मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की कल्पना की? तो दोस्तों वर्ग रहित समाज की कल्पना की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों कार्ल मार्क्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने इतिहास के सर्वप्रथम युग को आदिम साम्यवादी युग या प्राचीन साम्यवादी युग की संज्ञा प्रदान की? दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। गेमाइनशाफ्ट में टानेज ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाजों को सम्मिलित किया? तो दोस्तों औद्योगिकरण के पूर्व के समाजों को सम्मिलित किया था। गेसेलशाफ्ट में टानेज ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाजों को सम्मिलित किया? तो दोस्तों इसमें औद्योगिकृत समाजों को सम्मिलित किया था। एसेंट लॉ नामक पुस्तक कब लिखी गई? दोस्तों 1861 में एसेंट लॉ नामक पुस्तक लिखी गई। हेनरी मैन के अनुसार प्रगतिशील समाज में मनुष्य के संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो दोस्तों अनुबंध या समझौते द्वारा प्रतिपादित होते हैं। आदिवासी समाज बंध समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों कार्ल पापर द्वारा स्थापित की गई। कार्ल पापर के अनुसार बंध समाज आदिम समाज में गतिशीलता होती है नगण्य। समाज का खुला बंद होना निम्नलिखित में से किस प्रकार का अवधारणा है? तो दोस्तों सापेक्ष। बंद समाज आदिम समाज का प्रमुख आधार है। परंपरागत मूल्य
पारंपरिक आदान प्रदान का भाव समाज की एक प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किसमें परस्पर आदान प्रदान का भाव पाया जाता है? तो दोस्तों खेल के मैदान की ओर जाती हुई टीम के खिलाड़ियों में। निम्नलिखित वाक्यों में से समाज की अवधारणा स्पष्ट करने वाले सही वाक्यों का चयन कीजिए। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये गलत है। निम्नलिखित में से गलत वाक्य का चयन कीजिए। समाज मूर्त होता है। दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि समाज अमूर्त होता है। समाज तथा एक समाज में निम्नलिखित अंतर है, इनमें से गलत कथन छांटिए। तो समाज मूर्त है जबकि एक समाज अमूर्त है। तो दोस्तों समाज मूर्त नहीं होता है, तो यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज पर लागू होती है? दोस्तों समाज में समानता एवं असमानता दोनों ही पाई जाती हैं, बाकी सब गलत हैं। सही कथन का चयन कीजिए। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों ये इसका क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का उत्तर सही है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। समाज में सहयोग सामाजिक संगठन के लिए और संघर्ष विघटन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक प्रकार के समाज के 6 मूलभूत तत्व इस प्रकार बताए गए हैं। प्रत्येक समाज के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। समाज का निर्माण किससे होता है? समूह की अंतःक्रियाओं से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है? तो दोस्तों निश्चित परिसीमा, ये पूर्वापेक्षित नहीं है समाज के लिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। एक जनजाति की अपनी निजी सेना होती है। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि किसी भी जनजाति की अपनी कोई सेना नहीं होती है। निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज की विशेषता कौन सी है? अर्थव्यवस्था उद्योग पर आधारित, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की अधिकता, द्वितीयक समूह संबंधों की प्रधानता। तो दोस्तों सारे ही सही हैं, इसका ऑप्शन डी होगा। औद्योगिक समाजों की स्थापना के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? दोस्तों मशीनीकरण, कृषि में क्रांति, पूंजीवादी व्यवस्था, ये सारे ही सही हैं। औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से किसे कम महत्व दिया जाता है? दोस्तों परिवार, धर्म एवं नातादारी को कम महत्व दिया जाता है। औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो दोस्तों जटिल समाज में रखेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। औद्योगिकरण के लिए कारण श्रम एवं पूंजी में संघर्ष कम हुआ। निम्नलिखित में से उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता का चयन कीजिए। उस तकनीक का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, सामाजिक विभाजन की समाप्ति, ये सभी। उत्तर औद्योगिक युग में एलन टोरेन, रेमंड एरेन एंड तथा डेनियल बेल ने निम्न में से किस प्रकार के संघर्ष की परिकल्पना की? तो दोस्तों आर्थिक और राजनीतिक निर्णय करने वाली संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले लोगों एवं निर्भरता युक्त सहभागी लोगों के मध्य। निम्नलिखित में से उत्तर औद्योगिक समाज का उदाहरण कौन सा देश है? दोस्तों उत्तर औद्योगिक समाज का उदाहरण अमेरिका है। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1884 में किसने किया था? औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1884 में आर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। निम्नलिखित में से औद्योगिकरण का प्रतिफल क्या नहीं है? दोस्तों राजनीतिक स्वायत्तता इसका प्रतिफल नहीं। निम्नलिखित में से किसने समाज का वर्गीकरण साधारणतः संयुक्त, त्रिसंयुक्त, त्रिसंयुक्त के रूप में किया है? तो दोस्तों दुर्कheim ने किया है। मार्क्स के अनुसार द्वंद्ववाद की प्रक्रिया है वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स का द्वंद्ववादी भौतिकता का सिद्धांत हेगेल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत से प्रेरित है। मार्क्स का विचार है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र बिना क्रांति के स्थापित नहीं हो सकता है। मार्क्सवादी समाजवादी क्या चाहते हैं? पूंजीवादी का उन्मूलन। मार्क्स के अनुसार उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर किसका स्वामित्व होना चाहिए? तो दोस्तों आम जनता का स्वामित्व होना चाहिए। निम्नलिखित विचारों में कौन वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है? तो दोस्तों वर्ग संघर्ष में विश्वास कार्ल मार्क्स करते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास के प्रवाह में मुख्य शक्ति कौन सी है? तो दोस्तों उत्पादन के साधन मुख्य शक्ति है। मार्क्स ने हेगल के किस विचार को ग्रहण किया है? तो ये द्वंद्ववाद की प्रक्रिया को ग्रहण किया है। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना।
समाजों के वर्गीकरण में कांट ने किस स्तर अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। तो दोस्तों ये उत्तर औद्योगिक स्तर अवस्था का उल्लेख नहीं किया है, बाकी इन सभी का क्या है। कांट के अनुसार मायिक धार्मिक स्तर किससे संबंधित है। तो दोस्तों प्रेतवाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद ये सभी। निम्नलिखित में से किसने कांट के 3 स्तरों के नियम की आलोचना की। तो थियोडोर एबल, लुईस कोजल, जोनाथन टर्नर, इन्होंने सभी ने इसकी आलोचना की। धार्मिक अवस्था में ब्रह्मांड संपूर्ण जगत की व्याख्या है तो कांट ने किस धारणा का प्रयोग किया है। भगवान एवं पौराणिक प्राणी राक्षस, इन दोनों का इन्होंने प्रयोग किया है। कांट के अनुसार प्रत्यक्षवादी अवस्था में व्याख्याएं किस पर आधारित होती हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिक नियम पर यह आधारित होती हैं। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ऑगस्ट कांट ने प्रतिपादित किया। ऑगस्ट कांट द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो ये 3 स्तरों का नियम ऑगस्ट कांट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसका मत है कि समाज मानसिक रूप से 3 चरणों में विकसित होता है। तो ये ऑगस्ट कांट का मत है कि समाज मानसिक रूप से 3 चरणों में विकसित होता है। कांट ने किस पुस्तक में 3 स्तरों का नियम प्रतिपादित किया। तो दोस्तों द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी में 3 स्तरों का नियम प्रतिपादित किया है ऑगस्ट कांट ने। कांट के समाज के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो दोस्तों बौद्धिक विकास इसके वर्गीकरण का आधार है। कौन सा सामाजिक तथ्य का एक लक्षण है। भ्रामता, दबाव की शक्ति, ये दोनों सामाजिक तथ्य का एक लक्षण है। कौन सा दुर्कheim के अनुसार एक सामाजिक तथ्य है। श्रम विभाजन, धर्म, आत्महत्या, दोस्तों सभी इस समाज का सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति किस में होती है। तो सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति समाज में होती है। सामाजिक एकीकरण एक अमूर्त अवधारणा या कथन है, सत्य। श्रम विभाजन के बारे में दुर्कheim किसके विचारों की ओर आकर्षित हुआ था। तो दोस्तों एडम स्मिथ के। मार्क्स के अनुसार रोम एवं यूनान किस प्रकार के समाज के उदाहरण है। तो दोस्तों प्राचीन समाज के उदाहरण है। किसने समाजों को परिस्थिति एवं अनुबंध में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों ये हेनरी मैन ने वर्गीकृत किया है। फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है। सर हेनरी मैन द्वारा लिखी गई है। किसे आधुनिक कानूनी नरविज्ञान, कानूनी इतिहास तथा कानून के समाजशास्त्र के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों हेनरी मैन को एक माना जाता है। किसने हेगल को खुले समाज का प्रधान शत्रु कहा है। तो ये कार्ल पॉपर ने हेगल को खुले समाज का प्रधान शत्रु कहा है। किसने समाजशास्त्र को अनिवार्यतः सामाजिक तथ्य की व्याख्या के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो दोस्तों इमानुएल दुर्कheim ने परिभाषित किया है। इमानुएल दुर्कheim की प्रथम पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इमानुएल दुर्कheim की प्रथम पुस्तक है। दुर्कheim के समाज के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो दोस्तों सामाजिक एकता। यांत्रिक एकता का क्या आधार है। तो दोस्तों इसमें एक रूपता, समानता, यांत्रिक एकता का आधार है। सावयवी एकता का आधार क्या है। समरूपता। दुर्कheim के अनुसार सामाजिक समरूप शास्त्र का संबंध किससे है। तो दोस्तों सामाजिक तथ्यों की रचना, सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण इन दोनों से है। इमानुएल दुर्कheim की राष्ट्रीयता क्या थी। फ्रांसीसी। इमानुएल दुर्कheim का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1858 में इमानुएल दुर्कheim का जन्म हुआ था। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है। दोस्तों इमानुएल दुर्कheim इसके लेखक है। कांट के अनुसार कौन सा एक नवीन विज्ञान है। तो दोस्तों समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। कांट के अनुसार सैनिक समाज युद्ध विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये धार्मिक। सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों ऑगस्ट कांट ने। किसने समाजों को जनजातीय एवं खुले में विभाजित किया है। कार्ल पॉपर ने। किस समाज में व्यक्ति व्यक्तिगत निर्णयों का सामना करते हैं। तो दोस्तों खुले समाज में व्यक्ति और व्यक्तिगत निर्णयों का सामना करते हैं। कार्ल पॉपर कौन था। यह एक ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश दार्शनिक था। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। ये MA सेकंड ईयर का
एक एग्ज़ाम पैटर्न है और इसे अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।